हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम दिसंबर फर्स्ट वीक 2020 के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स की बात करेंगे। सो फ्रॉम द लास्ट डेज ऑफ नवंबर टिल द 4th और 5th ऑफ दिसंबर जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हरियाणा में हुई हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। NDRI tops agricultural institutes of the country. NDRI यानी कि the National Dairy Research Institute in Karnal. So NDRI Karnal has been ranked first among the 72 agricultural universities in India, including state agricultural universities, by the Education Division of ICAR. ICAR ने ये रैंकिंग जारी की है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ICAR की रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो NDRI है यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल है, दैट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एंड द अवार्ड वाज डिक्लेयर्ड बाय ICAR। इसके अलावा हरियाणा के ही पास एक और डिस्टिंक्शन आई है, विच इज चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार, CCSHAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार जो है, इट हैज़ बिन रैंक्ड द थर्ड बेस्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अमंग 64 स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो हिसार की जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है इसे थर्ड रैंक मिला है, और जो NDRI करनाल है उसे फर्स्ट रैंक मिला है अमंग द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है हरियाणा के लिए, स्पेशली कंसिडरिंग दैट हरियाणा इज़ अ प्राइमरीली agricultural state. Agriculture is the mainstay of the majority of people of Haryana. Majority of people. तो हरियाणा में अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है या इस तरह की कोई रिकॉग्निशन वहां के इंस्टीट्यूशन को दी जाती है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हरियाणाज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी वेल डेवलप्ड। इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है हरियाणा में जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और सर्विस सेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा थ्राइविंग है, स्पेशली इन गुरुग्राम। बट स्टिल एग्रीकल्चर, एज फार एज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इज कंसर्न, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑक्यूपाइड इन एग्रीकल्चर एंड allied sectors. That is where agriculture becomes an important part of हरियाणा। तो ऐसे में ये डेवलपमेंट जो है हरियाणा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकेंडली, एक और एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ है, 32 मोर मंडीज टू बी लिंक्ड टू ई-नाम पोर्टल। ई-नाम पोर्टल, तो ई-नाम पोर्टल क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके तहत जो एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं थ्रू आउट इंडिया उनको एक सिंगल पोर्टल पर लाने की कोशिश हो रही है, और धीरे धीरे इसमें मंडीज जो हैं या जो एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो 32 ज़्यादा और ग्रेन मार्केट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। एंड हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड HSAMB ने एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेंड की है सेंटर को, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दीज ग्रेन मार्केट्स विल बी इंटीग्रेटेड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। तो ई नाम में जो करने की कोशिश हो रही है, बेसिकली इंडिया की सारी ग्रेन मार्केट्स को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश हो रही है, ताकि पूरे इंडिया में एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके इस प्रोसेस में कि किस ग्रेन मार्केट में किस प्रोडक्ट की कितनी प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, उसकी कितनी जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो क्या चल रही है, और कितनी उसकी क्वांटिटी जो है वो स्टॉक्स में मेंटेन की जा रही है। सो लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज एम्ड टू बी अचीविंग, ताकि कोई भी किसान जब अपनी ग्रेन को बेचने के लिए जाए तो पहले वो ई-नाम पोर्टल के ऊपर सभी ग्रेन मार्केट्स का डेटा चेक करे और उसके बाद अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ग्रेन मार्केट में जाकर अपने प्रोड्यूस को बेच सके। सो दिस इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ई-नाम, और इसमें अब नई मंडीज इंक्लूड कर ली गई हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सपैंड करने की कोशिश हो रही है। So with these e-NAM mandis,
The total number of mandis on the online portal has increased to 113. 113 मंडियां अब तक ई-नाम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर की जा चुकी हैं. द न्यू मंडीज जो नई मंडीज इसमें इंक्लूड की गई हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? 4 मंडियां इसमें भिवानी से हैं, 3 मंडियां गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से हैं, 2 मंडियां झज्जर, अंबाला, फतेहाबाद और पलवल से हैं, एंड 1 ईच, एक मंडी है हर एक डिस्ट्रिक्ट से, जींद, कुरुक्षेत्र, पानीपत, हिसार, सिरसा, सोनीपत, कैथल और रोहतक. बेसिकली आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है कि मंडी कहाँ कहाँ से इंक्लूड की गई है. इट इज जस्ट देयर टू टेल यू 2 थिंग्स. 2 चीज़ों की वजह से ये पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है. नंबर 1, एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा मंडियाँ भी हो सकती हैं. ऑफकोर्स जो ग्रेन मार्केट्स हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी भी हो सकती हैं, जैसे कि भिवानी में 4, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर में 3-3 ईच. तो पहली बात तो ये. दूसरी ये कि जो ग्रेन मार्केट्स हैं वो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट से ली गई हैं. जिन डिस्ट्रिक्ट्स में के नाम यहाँ पर नहीं भी मेंशन्ड हैं, वहाँ की मंडियाँ ऑलरेडी ई नाम के ऊपर कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हैं. सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. कितने फार्मर्स और कितनी अलग अलग एजेंसीज हैं जो ई नाम पोर्टल पर रजिस्टर हो चुकी हैं ऑलरेडी? 27,21,603 फार्मर्स, 27 लाख से ज़्यादा फार्मर्स ऑलरेडी ई नाम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं. 11,762 ट्रेडर्स आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, 11,000 से ज़्यादा ट्रेडर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, एंड 237 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, 237 एफपीओज भी इस पर रजिस्टर हो चुकी हैं. तो इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है, इट शोज द सक्सेस ऑफ ई नाम पोर्टल. लेकिन अभी भी इसका 100% यूनिवर्सलाइजेशन होना बाकी है, बट इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. धीरे धीरे करके ये सारी जो एजेंसीज हैं ये भी इस पोर्टल पर आ जाएंगी. देन पैट फॉर स्टेट ओवर सेंटर्स वाटर एंड क्लीनलीनेस मिशंस. तो सेंटर गवर्नमेंट ने हरियाणा सरकार को अलग अलग स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए उसको प्रेज किया है. सो विच स्कीम्स आर दोज? स्पेशली द जल जीवन मिशन, the first is the Jal Jeevan Mission and second is the Swachh Bharat Mission. इन 2 स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए हरियाणा गवर्नमेंट को प्रेज किया है किसने? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति रतन लाल कटारिया, एंड ही इज एन एमपी फ्रॉम हरियाणा. तो हरियाणा के सभी लोकसभा राज्यसभा एमपीज के नाम आपको पता होने चाहिए. एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. हरियाणा हैज 10 सीट्स इन लोकसभा एंड 5 सीट्स इन द राज्यसभा. राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. तो हरियाणा से 5 सीटें हैं राज्यसभा की और 10 सीटें हैं लोकसभा की. और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति श्री रतनलाल कटारिया हैं, ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम अंबाला कंस्टिट्यूएंसी. सो कटारिया represents the अंबाला लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इन पार्लियामेंट. तो उन्होंने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हरियाणा को प्रेज किया है, क्योंकि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा रहा है. हरियाणा रैंक्स 3rd इन द कंट्री. हरियाणा रैंक्स 3rd इन द कंट्री इन इंप्लीमेंटिंग द जल जीवन मिशन. और जल जीवन मिशन है क्या? टू प्रोवाइड एवरी रूरल हाउस होल्ड विद पाइप्ड वाटर बाय 2024. 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है. उन्होंने टारगेट रखा है कि 2024 तक हर एक रूरल हाउस होल्ड को पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराई जाए, विच इज अ वेरी वेरी एम्बिशियस टारगेट. और इसके लिए हर साल सब टारगेट्स डिसाइड किए जाते हैं. तो 2019 में ये मिशन शुरू किया गया है. अगले 5 सालों में ये अचीव करने की कोशिश है. तो पहले ही साल में जो सब टारगेट है उसको अचीव करने में 3rd प्लेस पूरी कंट्री में आई है हरियाणा की. 3rd प्लेस इन द कंट्री इज विद हरियाणा. तो इसके लिए मिनिस्टर ने हरियाणा को प्रेज किया है. सेकेंडली, जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत भी स्टेट ऑलरेडी ओडीएफ फ्री डिक्लेयर हो चुकी है. उसके अलावा एक और स्कीम है जिसके लिए हरियाणा को प्रेज किया गया है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम.
टू बूस्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ऑगमेंट फार्मर्स इनकम। तो क्रॉप को डाइवर्सिफाई करने के लिए जो स्कीम चलाई गई है उसमें भी हरियाणा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें मेज की कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप मिला है। बेसिकली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है पैडी और वीट साइकिल से बाहर निकलना। तो वीट यानी कि गेहूं जो है इट इज अ रबी क्रॉप, और जो पैडी यानी कि चावल है इट इज अ खरीफ क्रॉप। जो गेहूं है ये नवंबर के महीने में बीजा जाता है और अप्रैल के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी कि कटाई की जाती है, यानी कि इट्स अ विंटर क्रॉप। और जो पैडी है यानी कि चावल है इसकी खेती की जाती है जून के महीने में एंड इट इज हार्वेस्टेड अराउंड द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। तो ये एक समर क्रॉप है। तो ये दोनों फसलें जो हैं एमएसपी रिजीम की वजह से और अलग अलग रीजंस की वजह से इन दोनों का एक साइकिल चल रहा है इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा स्पेशली। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए, क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम, और हरियाणा ने इसको काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया है। और मेज की कल्टीवेशन जो है वो अब पैडी और वीट को थोड़ा बहुत जो है कम करने लगी है, विच इज अ गुड स्टेप एक्चुअली। It provides ₹7,000 per hectares to farmers who switch over to maize plantation। तो हरियाणा सरकार हर एक उस किसान को 7,000 रुपए पर हेक्टेयर का एडिशनल कॉम्पेंसेशन देती है जो भी मेज प्लांटेशन की तरफ शिफ्ट करता है, राइट। सो काफी इंपॉर्टेंट ये एक चीज है बिकॉज हरियाणा इज एन एग्रीकल्चर प्राइमरी स्टेट। उसके बाद क्योंकि जो मिनिस्टर हैं ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये ना सिर्फ जल शक्ति मिनिस्टर हैं बल्कि सोशल एम्पावरमेंट और जस्टिस मिनिस्टर भी हैं, इसलिए इन्होंने पूरे इंडिया में 272 डी एडिक्शन सेंटर सेटअप करने की भी बात की, जिसमें कि हरियाणा में भी काफ़ी सारे डी एडिक्शन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि ड्रग एडिक्ट्स को बचाया जा सके। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड न्यूज़ है, कोविड मेक्स गीता महोत्सव गो ऑनलाइन। तो हर साल पिछले कुछ सालों से दिसंबर के महीने में कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नियर द ब्रह्म सरोवर। नियर द ब्रह्म सरोवर इन कुरुक्षेत्र हर साल इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि कुरुक्षेत्र जो है इट इज नोन एज द लैंड ऑफ महाभारत एंड गीता। तो गीता का जो उपदेश है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, ऐसा माना जाता है कि वो ज्योतिसर में दिया गया था एंड ज्योतिसर इज इन कुरुक्षेत्र, राइट। तो इस जगह पर ब्रह्म सरोवर बना हुआ है जहां पर इंटरनेशनल गीता महोत्सव पिछले कुछ टाइम से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इट इज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म एंड टू इन्वोक द कल्चर ऑफ हरियाणा। तो कल्चर और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका एक बाय प्रोडक्ट होगा कि इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव पिछले कुछ सालों से जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लैक्स ऑफ पीपल विजिट कुरुक्षेत्र टू टेक अ डिप इन द ब्रह्म सरोवर एंड उनके लिए काफी अच्छा अरेंजमेंट किया जाता रहा है यहाँ पे। लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से ये फिजिकली नहीं होगा, तो काफी ज्यादा कन्फाइन हो गया है। सो इट विल गो ऑनलाइन दिस ईयर, लेकिन ऑनलाइन भी इस साल 20 लाख से 25 लाख लोगों की प्रेजेंस जो है वो ऑनलाइन मार्क करने की एक्सपेक्टेशन स्टेट गवर्नमेंट जता रही है। सो कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल गीता महोत्सव फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। सिर्फ एक दो चीजों को छोड़कर बाकी सारा का सारा जो गीता महोत्सव है वो ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वो कौन सी चीजें हैं? एक्सेप्ट फॉर द इवनिंग आरती एट ब्रह्म सरोवर एंड अ सेंट सम्मेलन विद लिमिटेड गैदरिंग एज पर कोविड गाइडलाइन। एक संत सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें कि बहुत ही कम गिनती में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ संतों को अलाउ किया जाएगा एंड देन देयर विल बी इवनिंग आरती एट द ब्रह्म सरोवर अगेन with a limited gathering as per the COVID-19 protocols। इस साल 9 days फेस्टिवल ये होना था 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, अब भी ये होगा लेकिन ऑनलाइन होगा। किस तरह के इवेंट्स होंगे? इवनिंग आरती जो कि फिजिकल होगी,
देन वेबिनार्स होंगे, किन किन पे? गीता पे और संत सम्मेलन पे। वेबिनार्स होंगे गीता पे, यानी कि गीता की जो टीचिंग्स हैं, बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, पॉलिटिशियंस जो हैं वो गीता की टीचिंग्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेज कर चुके हैं। तो ये कल्चरल कैपिटल की तरह है हरियाणा के लिए। इट कैन इन्वोक द टीचिंग्स ऑफ गीता विच विल गिव इमेंस वैल्यू टू द टीचिंग्स एज वेल एज टू द इकोनॉमी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ हरियाणा। उसके अलावा द रिसाइटिंग ऑफ गीता श्लोकास बाय 18,000 चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी ऑनलाइन। तो 18,000 बच्चे इकट्ठे गीता के श्लोकों का उच्चारण करेंगे, ये भी इस बार ऑनलाइन होगा। एंड ऑल्सो देयर विल बी नो सारस एंड क्राफ्ट फेयर। तो ये सारे के सारे इंटरनेशनल गीता महोत्सव में होने वाले इवेंट्स हैं जो कि हर साल होते रहे हैं, बट दिस ईयर मोस्ट ऑफ दीज विल बी ऑनलाइन। आपको ये इंपॉर्टेंट है, जहां भी आर्ट एंड कल्चर की बात आती है, हाउ कैन हरियाणा प्रमोट इट्स टूरिज्म, टूरिज्म की बात आए, इकोनॉमी की बात आए या फिर कल्चर की बात आए, इंटरनेशनल गीता महोत्सव कैन बी इन्वोक्ड इन ऑल दोज क्वेश्चंस, राइट? क्योंकि तीनों ही एस्पेक्ट्स पे ये फेस्टिवल काफी अच्छे से अपना इंपैक्ट डालता है। बट विद चेंजिंग टाइम्स द मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग द फेस्टिवल आर ऑल्सो चेंजिंग। So the administration is eyeing a viewership of over 20 lakh people per day. हर दिन 20 लाख लोगों के इस इवेंट को लाइव देखने की जो है उम्मीद है। कहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी इसकी? ग्राम पंचायत, यूनिवर्सिटीज, रेड क्रॉस सोसाइटीज, बाल भवन्स, जेल्स अक्रॉस द स्टेट एंड ऑल्सो द ऑफिशियल साइट ऑफ कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन विल ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर स्टेट्स। तो काफ़ी सारी यहाँ पर एंटिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो कि लाइव वेबकास्ट करेंगी इन सभी चीज़ों का। और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों इसके मेन ऑर्गेनाइजर्स होते हैं इस इवेंट के। इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इन ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनेशनल गीता महोत्सव, इंक्लूडिंग द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। देखिए टूरिज्म डिपार्टमेंट का रोल है यहाँ पर, डायरेक्टली है। देन नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर NZCC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NZCC ये जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं जो कि 1980s में इंडिया में सेटअप किए गए थे। देयर आर 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स इन इंडिया जो कि कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाए गए थे। zonal cultural centers. It was on the initiative of the Rajiv Gandhi government at that time at the center. When Rajiv Gandhi was the prime minister, तो उन्होंने ये zonal cultural centers की स्थापना की थी। और जो NZCC है इसका हेडक्वार्टर है इन द पंजाब, पंजाब के पटियाला में NZCC का हेडक्वार्टर है। एंड NZCC भी इसकी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजर है। एंड देन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑल्सो इज द ऑर्गेनाइजर। तो ये सारे इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं। एंड इंटरनेशनल गीता महोत्सव दिस ईयर इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑनलाइन फॉर्मेट। देन स्टेट के एजुकेशन के लिए काफी अच्छी न्यूज और गवर्नमेंट स्कीम्स और इंटरवेंशंस के अंडर भी आएगी। फ्री टैबलेट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ क्लासेस 8 to 12। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में 8 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के सभी स्टूडेंट्स को फ्री में टैबलेट प्रोवाइड कराई जाएगी। So Haryana government has planned to give free tablets free of cost because of the COVID-19 pandemic situation। कि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सर्वेज में देखने को आया। एक सर्वे की रिपोर्ट आई थी अभी, एसर रिपोर्ट, काफ़ी देर पहले इस वीडियो में इसको डिस्कस भी किया गया। एसर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि एक NGO कंडक्ट कराता है, हुज नेम इज प्रथम। तो इस NGO की रिपोर्ट में इस बार ये भी देखा गया, ये भी सर्वे किया गया कि कोविड-19 सिचुएशन में लॉकडाउन के दौरान कितने स्टूडेंट्स थे, कितने परसेंट स्टूडेंट्स थे जो कि डिजिटली एबल थे, यानी कि जिनको डिजिटली क्लासेस लगाने का अच्छे से मौका मिला, उनको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया गया। एंड डिजिटली हैव्स और हैव नॉट्स में कितना गैप था। सो हरियाणा डिड नॉट फेयर वेल इन दैट पर्टिकुलर सर्वे। इसलिए हरियाणा सरकार ने अब सभी स्कूलों में बड़े बच्चों के लिए फ्री में टैबलेट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, जिससे कि टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड को ब्रिज किया जा सके, ब्रिज द डिजिटल डिवाइड।
डिजिटल डिवाइड को खत्म किया जा सके. An official spokesperson said that the decision to provide tablets classes 8 to 12 of government schools के बच्चों को ही प्रोवाइड कराई जाएगी, belonging to all categories, यानी कि कोई शेड्यूल्ड कास्ट या विमेन कोई ऐसी स्पेशल कैटेगरी नहीं है, सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी, इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस as well as minority communities, so that they can take the advantage of digital education. राइट तो ये इसका मेन पर्पस है. बेसिकली सारी कैटेगरीज के बच्चों को प्रोवाइड होगी. अगर हमें इस बात का पता नहीं होता, जनरली जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वी टेंड टू टिक ऑन द पॉइंट. जैसे ये अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो इसमें आ सकता है द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज और शेड्यूल्ड कास्ट और फीमेल स्टूडेंट्स. लेकिन ये लाइन दिखने में अच्छी लग रही है, बट वी हैव टू गो बाय द फैक्ट्स दैट दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इट विल गिव priority to all the candidates irrespective of their caste and gender. So the tablets will be distributed on the lines of library scheme. ये भी एक important aspect है स्कीम का. ऐसा नहीं है कि ये जो टैबलेट है ये पूरी तरह से स्टूडेंट को दे दी जाएगी. बेसिकली लाइब्रेरी स्कीम का मतलब है कि जैसे लाइब्रेरी में बुक्स इशू होती हैं, बाद में वो रिटर्न करनी पड़ती हैं, the ownership is not transferred to the student. Similarly, in tablets case also, the ownership will not be transferred to the student. Ownership जो है वो गवर्नमेंट की ही रहेगी. 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद वही टेबलेट उस स्टूडेंट को गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ेगी. So this is how the scheme will work. They will have to return it after passing class 12. The tablets will have different types of preloaded content. टेबलेट में पहले से काफी सारा कंटेंट लोडेड होगा, इंक्लूडिंग टेस्ट्स, वीडियो लेक्चर्स एंड अदर मटेरियल एज वेल एज डिजिटल बुक्स विच विल बी एज पर द कोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स. तो ये सारा कंटेंट उन्हें टैबलेट में ही लोड किया हुआ दिया जाएगा. दिस विल नॉट ओनली फैसिलिटेट स्टडिंग डिफरेंट टॉपिक्स एट होम, बट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिसीव ऑनलाइन एजुकेशन एंड टेक ऑनलाइन एग्जाम्स एज वेल. तो काफी ज्यादा ये एक अच्छा स्टेप हो जाएगा अगर इसे इंप्लीमेंट किया जाता है. सो वेरी गुड स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट. नेक्स्ट, 96% हरियाणा गवर्नमेंट हेल्थ स्टाफ सिलेक्टेड फॉर वैक्सीनेशन. तो वैक्सीनेशन को लगाने की आजकल बात चल रही है पूरे इंडिया में. सभी स्टेट्स को ये कह दिया गया है कि वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि कैसे जब कोरोना वायरस की वैक्सीन आएगी तो किसे और किस तरह से वो वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाए. सो हरियाणा में भी 96% हेल्थ स्टाफ को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया गया है जिनको पहले फेज में वे वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी. क्यों हेल्थ स्टाफ को पहले चूज किया गया है? बिकॉज दे आर ऑन द फ्रंट लाइन व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग द कोविड पेशेंट्स. सबसे ज्यादा कोरोना वायरस पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में हेल्थ स्टाफ आता है, बिकॉज इंडिया में आज की डेट में 96 से 97 लाख केसेस हो चुके हैं कोरोना के, और उसमें से सिर्फ 4 लाख के करीब ही एक्टिव केसेस हैं. सो हाउ हैव दोज 90 लाख ऑड पीपल बीन क्यूरेटेड? बिकॉज ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया. हेल्थ केयर वर्कर्स की वजह से वो जो 90 लाख लोग हैं वो क्योर हो सके हैं. दैट मीन्स हेल्थ केयर वर्कर्स आर द फ्रंट लाइन, यू कैन से आर्मी व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग द कोविड पेशेंट्स. इसलिए सबसे पहले उनको इसके लिए चुना गया है. तो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ यानी कि नर्सेज, लैब बॉयज, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, जितने भी हॉस्पिटल का स्टाफ है उन सबको पहले फेज में आइडेंटिफाई किया गया है एंड दे हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम. इसके लिए एक स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स बनाई गई है और ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स भी बनाई गई है. सो हर डिस्ट्रिक्ट में टास्क फोर्स है, हर ब्लॉक में है, स्टेट की स्टीयरिंग कमेटी तो है ही. तो क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इट्स अ फेयरली डिटेल्ड प्रोग्राम, काफी हर एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक को इसमें कवर किया जाएगा. दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स प्लानिंग एट ऑल द लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसीलिए इतनी सारी कमिटीज और टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं ताकि वैक्सीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से और हर लेवल पर की जा सके. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर करंट अफेयर्स ऑफ हरियाणा फॉर दिस वीक. ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हरियाणा में जो कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हुई है. If you like this video, do not forget to subscribe to our channel and do like and share this video with your friends.
Do not forget to press the bell icon if you want to be notified of the videos as and when they are posted. Thank you and have a nice day.